स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डाइंड डिक्लेरेशन जो हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइन करा हुआ है, इसके बारे में 2023 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट बताने वाला हूं, जो आपके जुडिशियल एग्जाम्स जो अभी आप अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर अपीयर होने वाले हो, तो इस जजमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको जजमेंट का नाम सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको पूरा का पूरा चीज बता देता हूं। डाइंड डिक्लेरेशन होता क्या है, सीधे शब्दों में आप समझिएगा। सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट केवल इतनी सी बात बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि मर चुका है, जो कि पाया नहीं गया है, नॉट फाउंड होगी, जो कि मर चुका है, जो कि नॉट फाउंड है, जो कि इनकैपेबल हो गया है अपना एविडेंस देने के लिए, या फिर जिसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर नहीं करा जा सकता है, किस वजह से भाई बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों कैटेगरी में है और वो व्यक्ति अपना स्टेटमेंट अगर कोई देता है, अब भले ही वो स्टेटमेंट ओरल में दे, भले ही वो स्टेटमेंट रिटर्न में दे, डजंट मैटर, लेकिन अगर वो कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है अपनी कॉज ऑफ डेथ के बारे में या फिर ऐसी सर्कमस्टांसेस के बारे में उसने अपनी स्टेटमेंट में बताया था, जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन के बारे में जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी, जिसकी रिजल्टेंट में उसकी डेथ हुई है और उसकी डेथ हुई है, तो वैसे केस के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन में उसने कोई भी स्टेटमेंट दी होती है, इसको हम डाइंड डिक्लेरेशन के तौर पे ट्रीट करते हैं और ये डाइंड डिक्लेरेशन हमारी रेलेवेंट मानी जाती है। हालांकि डाइंड डिक्लेरेशन हमारा हियरसे एविडेंस होता है, और अगर मैं जनरल रूल की बात करूं एज पर सेक्शन नंबर 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पे बता रखा है कि हमेशा ओरल एविडेंस दिया जाएगा, वो डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऐसा एविडेंस ओरल वाला जो मैंने खुद देखा हो, खुद मैंने सुना हो, खुद मैंने अपने सेंसेस से फील किया हो, खुद मेरी अपनी ओपिनियन हो, तो ऐसे एविडेंस अगर मैं दूंगा ओरल फॉर्म में, स्टेटमेंट दूंगा ओरल फॉर्म में, तो वो मेरी डायरेक्ट होनी चाहिए। हियरसे एविडेंस नॉट अलाउड। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 1, जो कि बताता है कि हियरसे एविडेंस हमेशा जनरल रूल क्या कहता है, रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन अगर डाइंड डिक्लेरेशन है, वो तो भाई पॉसिबल है नहीं। जो बंदा मर चुका है, जो बंदा नॉट फाउंड है, जो बंदा इनकैपेबल है, जो बंदा अपना जिसकी अटेंडेंस हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द डिले और ड्यू टू वेरी एक्सपेंसिव, तो ऐसे केस में वो खुद तो आ नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में उसने अपनी स्टेटमेंट किसी को बताई होगी अपना कॉज ऑफ डेथ के बारे में, या ऐसी सर्कमस्टांसेस उसने बताई होगी ट्रांजैक्शन की जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होगी, और अगर उस व्यक्ति को अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होगी तो भी रेलेवेंट है। अगर अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ की नहीं होगी तो भी वो स्टेटमेंट एज अ डाइंड डिक्लेरेशन के तौर पे रेलेवेंट मानी जाएगी। सेक्शन 32 क्लॉज 1 यही बात हमारे को क्लियर शब्दों में एज पर बेयरक पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं यही बताता है। लेकिन मुद्दे वाली बात कि सर अभी आपने बोला 2023 में जजमेंट आया है, जजमेंट का नाम है मंजूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि डाइंड डिक्लेरेशन को हम कोर्ट में रेलेवेंट कब मानते हैं, एडमिसिबल कब मानते हैं। जब जज साहब के सामने क्वेश्चन आता है कि ए नाम के व्यक्ति की डेथ किसने करी, ए नाम के व्यक्ति की डेथ क्यों हुई है, ए नाम के व्यक्ति की डेथ कैसे हुई है, जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें से अगर किसी को डाइंड डिक्लेरेशन भी देनी होती है, देन वो कोर्ट अपनी डाइंड डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है एंड ऑनरेबल कुछ जज साहब अपने रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो डाइंड डिक्लेरेशन को रेलेवेंट माना जाता है। लेकिन अब बात आती है बात एडमिसिबल की और एविडेंसरी वैल्यू की। क्या डाइंड डिक्लेरेशन हमारा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। कब हो सकता है? अगर जज साहब को लगता है कि ये जो डाइंड डिक्लेरेशन है ना, ये ट्रस्टवर्दी है, ट्रुथफुल है, वॉलंटरी दी जा रही है, कोई दबाव में तो नहीं दे रहा, कोई बायसनेस तो नहीं है, तो जज साहब जब ये पूरी बातों को ध्यान में कंक्लूड कर लेते हैं और साथ में अनदर कोरोबरेटिव एविडेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, और कोरोबरेटिव एविडेंस और ये डाइंड डिक्लेरेशन ट्रस्टवर्दी है, ट्रुथ है, वॉलंटरी है, इन दोनों का मिक्सचर जब आ जाता है तब ये माना जाता है डाइंड डिक्लेरेशन हमारी क्या है, एडमिसिबल है। रेलेवेंट तो मान ली पहले, लेकिन अब क्या कोर्ट मानेगा, ये एडमिसिबल भी है और इसको एज अ सोल पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे माना जाता है। ये हमारा जनरल रूल है, ये सीधी सी बात है, हम यही सालों साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहां पे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला, मंजूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियर शब्दों में बोला है कि अगर हमारे पास एक बात क्लियर हो जाती है कि जो व्यक्ति हमारे को डीडी रिकॉर्ड करवा रहा है, डाइंड डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवा रहा है, ठीक है, और वो जो डाइंड डिक्लेरेशन वो ट्रस्टवर्दी है, ट्रुथ है, वॉलंटरी है, तो वैसे केस के अंदर डाइंड डिक्लेरेशन के अगर जज साहब को ये क्लियर हो जाता है तो जज साहब के पास अगर कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं भी है ना, कोरोबरेटिव एविडेंस अगर सामने पेश नहीं भी करे है ना, लेकिन जज साहब को कॉन्फिडेंस आ गया है पूरा कि हाँ यार ये पूरी डाइंड डिक्लेरेशन हमारी क्या है, ट्रस्टवर्दी है और ट्रुथफुल है और वॉलंटरी दी गई है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे भी डाइंड डिक्लेरेशन को रेलेवेंट एज वेल एज एडमिसिबल मान लिया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मंजूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियर शब्दों में बोला हुआ है। और यहां पे
जब डाइंग डिक्लेरेशन अपनी रिकॉर्ड करवाएंगे, जैसा आपको दिमाग में क्लियर हो गया कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन हमारी ट्रूथफुल है और वॉलंटरी से दी गई है और ट्रस्टवर्दी है, साथ में ना जो व्यक्ति अपना डीडी रिकॉर्ड करवा रहा होगा इसका क्रॉस एग्जामिन भी होगा। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद ही तो जैसा आपके दिमाग में क्लियर होगा, अनदर जो डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिन करेगा, जब भी तो जैसा आपके दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ ये जो डीडी है अपनी ट्रुथफुल है, ट्रस्टवर्दी है और वॉलंटरी है। जब ये दिमाग में क्लियर हो गया और अगर कोई कॉर्रोबोरेटिव एविडेंस नहीं भी है, कोई बात नहीं, जैसा आपको मन में कॉन्फिडेंस आ गया सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए और क्रॉस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, देन जज साहब इसको सोल पीस ऑफ एविडेंस मान सकते हैं, सोल पीस ऑफ कन्विक्शन के तौर पे मान सकते हैं। इसकी एविडेंशियल वैल्यू बहुत हाई होती है, याद रखिएगा। ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट डिक्लेयर करा था 2023 में, क्लियर शब्दों में बोला था। और आप लोग अभी अपना अपकमिंग एग्जाम जुडिशरी का देने जा रहे हो तो याद रखना इन जजमेंट्स को जो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा हूं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।